बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ जिसके वज़ीर आज़म हैं, जब ये लोग हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, इमरान खान की हुकूमत थी, वो उसके ऊपर किस तरह से गरजते थे, बरसते थे, कहते थे कि इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है, अवाम का जीना दो भर कर दिया है। मरीम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ वो लाहौर से एक लॉन्ग मार्च महंगाई मकाओ लेकर निकले थे। और उसका मकसद क्या था कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, इनको हुकूमत से बाहर किया जाए, हमारी हुकूमत आने दी जाए ताकि हम महंगाई का ख़ात्मा कर सकें। और ये फिर लोग हुकूमत में आ गए और हुकूमत में आने के बाद ये अब कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत मईशत की बुनियादों में बारूद भर के गई है। और उसके साथ ही गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया। ऐसा इजाफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ, लेकिन इनकी ड्रामेबाजियाँ हमेशा से जारी रहती हैं। मुझे याद है 90 की दहाई के आगाज़ में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो 8 रुपये लीटर पेट्रोल था, इनकी तरफ से उसमें 1 रुपये लीटर का इजाफ़ा कर दिया गया और लोगों की तरफ से शोर मचाया गया। आप ज़रा 90 की दहाई में चले जाएं, उस वक्त 8 रुपये लीटर भी कीमत काफ़ी ज़्यादा महसूस होती थी। इस पर अवाम की तरफ से रद्द अमल आया तो मियां नवाज शरीफ शदीद गुस्से में आए और अपनी काबीना को कहा, वज़ीर पेट्रोलियम को कहा और बड़े गुस्से से इश्तियाल से कहा कि मुझे ये कीमत मंजूर नहीं है और फौरी तौर पर इसमें 25 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी जाए। ये मियां नवाज शरीफ साहब, इनकी तरफ से ऐसे जुर्रतमंदाना फ़ैसले उन दिनों में होते थे। उन दिनों पेट्रोल की कीमत बजट में बढ़ा करती थी, ये भी आपको वाज़े कर दूँ। और आजकल क्या सूरत हाल है। इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने जो कीमत मुकर्रर की थी उसमें 30 रुपये यकमुश्त इजाफ़ा कर दिया है। इतना इजाफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में पेट्रोल की कीमतों में कभी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत में अगर पेट्रोल की कीमतें गिरी थी तो उसमें 25 रुपये लीटर की कमी कर दी गई थी और फिर यकमुश्त 25 रुपये लीटर इजाफ़ा भी कर दिया गया था। 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा उस हुकूमत ने कर दिया है जो मुल्क में महंगाई के ख़ात्मे के लिए आई थी। इससे आप नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि यह हुकूमत मामलात को किस तरफ ले जा रही है। और फिर ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म, इनकी कैबिनेट और दीगर मेंबरान कौमी असम्बली में खड़े होकर किस तरह झूठ बोलते हैं, कहाँ पे खड़े होकर मुक़द्दस ऐवान जिसको कहा जाता है और इनके सरंग के ऊपर 99 अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, उसके नीचे खड़े होकर ये लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि गिरफ्तारियाँ नहीं की गई, छापे नहीं मारे गए। और इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत को मतअन किया जाता है कि इमरान खान मईशत का बेड़ा गर्क कर गए हैं। क्या बेड़ा गर्क कर गए हैं? अगर उन्होंने बेड़ा गर्क किया होता तो फिर आप जिस तरह से आज अयाशियाँ कर रहे हैं, जिस तरह से आज दौरे कर रहे हैं, वो ना हो रहे होते। तो बाकी इनकी तरफ से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की गई, उसमें ये हुकूमत के साथ कामयाब हुई है। इनका अपना दावा है, इमरान खान का अपना दावा है। आज सुबह में जब अपने इसी ऑफिस में आ रहा था जिसमें हमारा स्टूडियो है, रास्ते में एक बंदे ने मुझे इशारा किया तो मैंने गाड़ी में उसको सवार कर लिया। जब वो गाड़ी से उतरने लगा तो उसने अपने तौर पर ही मुझे बताया कि मैं हारूनाबाद का रहने वाला हूँ, अब मैं हारूनाबाद जा रहा हूँ। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में पुलिस के साथ गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस से 22,000 लोग वहाँ पे तैनात किए गए थे। मैंने कहा आपने भी वहाँ पे शेलिंग की है? उसने कहा नहीं, मैं दूसरी तीसरी लेयर में था, शेलिंग करने वाले लोग हमारे आगे थे। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी शेलिंग हुई होगी? उसने कहा कि लाल मस्जिद पर जिस तरह से शेलिंग की गई थी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे शेलिंग की गई है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, ये कहते हैं कि चंद सौ लोग थे। चंद सौ लोग रोकने के लिए 22,000 पुलिस वालों को वहाँ ले जाया गया और फिर शेलिंग कितनी की गई उससे आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के मुताबिक लाखों लोग गए हैं, मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वहाँ पे सैकड़ों लोग गए हैं। तो नाज़रीन आप खुद फैसला कर लें कि वहाँ पे कितने लोग गए होंगे और किस तरीके से लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका गया था।
तो बात हम यही कर रहे थे कि 99 नाम अल्लाह ताला के कौमी असम्बली में ऊपर लिखे हुए हैं, और उसके नीचे क्या हो रहा है, उसके नीचे झूठ बोला जा रहा है, मुनाफकत इंतहा की हो रही है। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इक़्तिदार मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और अपोजिशन लीडर कौन है, वो राजा रियाज हैं। मुनाफकत की इंतहा है कि राजा रियाज उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। पीटीआई के वो मुनहरफ रहनुमा हैं, वो वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हज़्ब इक़्तिदार के लीडर हैं। इन लोगों ने नैब का चेयरमैन भी बनाना है, इन लोगों ने निगरान वज़ीर आज़म का भी फ़ैसला करना है। तो उससे आप फिर अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से वहाँ पे फ़ैसले होंगे। और एक नाम सामने हमारे आया है, पंजाब से जो इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनाया जा रहा है, वो बाबर हसन भरवाना साहब हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। उनसे मेरी आज बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले कर सकूं। तो नाज़रीन, हमारे इस चैनल पर बाबर हसन भरवाना साहब एक इंटरव्यू भी दे चुके हैं, वो आपके सामने हमें रखा था। तो बहरहाल देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान कौन कौन होते हैं, कब उनका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो असम्बली के अंदर मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से मुनाफकत हो रही है, और एक मुनाफकत और भी आपके सामने है कि राजा रियाज वहाँ पे अपोजिशन लीडर बन गए हैं। एक तरफ हुकूमती बंदा बैठा होगा, दूसरी तरफ हुकूमती बंदा अपोजिशन लीडर बनकर फैसले करने में अहम किरदार अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी तरह से अपने आज खुद नोटिस पर समाअत हुई है उस सो मोटो में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि तकरीरियाँ किस तरीके से हो रही हैं, अदारों में किस तरीके से काम हो रहा है, ECL से नाम किस तरीके से निकाले गए हैं, उस हवाले से वहाँ पे समाअत हुई है। इस समाअत के दौरान बहुत कुछ कहा गया है, वो आपके सामने जो इस पर वीलॉग करते हैं वो तफसील से आपको बता देंगे। हम थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। इस बेंच की तरफ से जिसकी सरबराही उमर अताब बंदयाल कर रहे हैं, इस बेंच में समाअत के दौरान कहा गया है कि कोई भी बंदा जिस पर मुकदमात हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। मुकदमात किस पर हैं? मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर हैं, उनकी कैबिनेट के 60% लोगों पर मुकदमात हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया कि आखिर किस तरह से वो लोग जिनके अपने नाम ECL में हैं, अपने नाम वो निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, और फिर हज़ारों लोगों के नाम निकाल दिए गए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। गोया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, इसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट के लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो देखते हैं कि इस हुक्म पर अमल होता है या नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस मामले में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सामने आई है, जिस तरह फैसले कर रही है, इस पर मुस्लिम लीग नून के हलकों में, पीपल्स पार्टी के ग्रुपों में एक इश्तियाल भी पाया जाता है और आग भी लगी हुई है। तो नाजरीन, हम बिल्कुल अपने ज़मीर के मुताबिक जिन फैसलों को समझेंगे कि वो कानून के मुताबिक हो रहे हैं, उनकी यकीनन तहसीन करेंगे, और जिसमें हमें नज़र आएगा कि डंडी मारी गई है उस पर तनकीद भी हम करते रहेंगे। FIA में क्या हो रहा है? FIA में एक तरफ प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर केस की पैरवी करता है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के वकील हैं जिनको वकील सफाई कहा जाता है। लेकिन आज क्या सूरत हाल हो गई है कि दोनों तरफ मुस्लिम लीग नून का वकील है, प्रोसिक्यूटर भी मुस्लिम लीग नून का है, और दूसरी तरफ वकील सफाई जो है वो भी मुस्लिम लीग नून का है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा सिस्टम किस तरफ जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के सामने भी आया था, और फिर इन लोगों ने फौरी तौर पर जो तरामीम कर दी हैं, आइन में तरामीम कर दी हैं, करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नैब के कवानीन में तरमीम की गई है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक़ ख़त्म कर दिया गया है, EVM मशीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी, ये भी कानून बना दिया गया है। ये सारे कानून बन जाएंगे और बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, ताकि हम ये कवानीन बनाकर हुकूमत से बाहर निकल जाएं। दावे तो इनकी तरफ से ये किए जा रहे हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, 1 साल और 2 महीने हम इक़्तिदार में रहेंगे। अगर इनको यकीन हो कि 1 साल 2 महीने ये इक़्तिदार में रहेंगे, अगर इनको पहले यकीन होता तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ जाते। इनको खुद यकीन नहीं है, और किसी वक्त भी ये असम्बलियाँ टूट सकती हैं और ये लोग अपने घरों को जा सकते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने कुछ तरमीम की हैं, मुझे ये लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके निमट जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं निमटता
تو یقین کریں عمران خان کی اگر حکومت آئے گی اور اس کو 2/3 اکثریت ملتی ہے تو عمران خان سب سے پہلے ان ترامیم کو ختم کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ 18ویں ترمیم کا نوٹس لیں گے۔ نیب قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ بہتر بھی ہیں، ان کو برقرار رہنا چاہیے۔ مثلاً ان میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ 90 روز کے ریمانڈ کی بجائے 14 روز کا ریمانڈ ہوگا۔ 90 روز کا ریمانڈ واقعی بہت زیادہ ہے۔ اگر دیانتدار افسر ہوں، ایماندار لوگ ہوں، 14 روز کا ریمانڈ بھی کافی ہے۔ نیب کے چیئرمین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے تو اس میں زیادہ مدت چاہیے ریمانڈ کے لیے۔ اگر یہ 14 دن کا ریمانڈ آ جاتا ہے تو اس سے مسلم لیگ نون کو ہی فائدہ نہیں ہوگا، باقی لوگوں کو بھی اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور اس طرح سے ایک اور بھی ترمیم کی گئی ہے کہ اگر نیب کے چیئرمین کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو جو ڈپٹی ہے نیب کے چیئرمین کا وہ آٹومیٹکلی وہ چیئرمین ہو جائے گا اور اس کے پاس وہ پورے اختیارات ہو جائیں گے جو نیب کے چیئرمین کے پاس تھے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو نیب کا جو سب سے بڑا افسر ہے وہ وہی اختیارات استعمال کرے گا جو چیئرمین نیب کے پاس ہوتے تھے۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ادارے میں لوگ موجود ہیں ان کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی قابلیت کو ادارے کی طاقت کے لیے استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ ڈپٹی چیئرمین یہ کسی اور ادارے سے کیوں لایا جائے؟ وہی بندہ جو اس ادارے میں کام کر رہا ہے، سینئر موسٹ ہے، اس کو چیئرمین بنایا جانا چاہیے اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین بھی اس کو بنایا جانا چاہیے جو اسی ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس طرح کی چند ایک ترامیم نیب کے اندر جو کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سود مند ہیں اور وہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے تھوک کے حساب سے ترامیم کر دی گئی ہیں اور یہ دیکھ کر ترامیم کی گئی ہیں کہ اس سے ہمیں آج کیا فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کا فائدہ مستقبل میں جا کے کیا ہو سکتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ صرف آج کے فائدے کو دیکھا گیا ہے۔ جب بھی کسی حکومت نے، جب بھی کسی پارٹی نے یہ سوچ کر قوانین بنائے کہ آج ہمیں فائدہ ہو جائے گا، وہی قوانین ان کے گلے میں پھندا بن کر ان کو ذلیل و خوار کرنے کا باعث بنے تھے۔ آخر میں ہم 1.5 منٹ راجہ ریاض کے حوالے سے مزید گفتگو کر لیتے ہیں۔ راجہ ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججز کی توہین کی گئی ہے۔ ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اس ٹویٹ کو 5 دن ہو گئے ہیں۔ راجہ ریاض کہتے ہیں کہ کیا ثاقب نثار، بندیال، عطر من اللہ، عظمت سعید، اعجاز الحسن، گلزار احمد وغیرہ جیسے منافق، جھوٹے اور بادیانہ جج مہذب دنیا کے کسی بھی ادارے کے جوڈیشل پینل میں یا ہے کہ عالمی عدالت میں بطور جج نامزد کیے جانے کے قابل ہیں۔ آخر میں لکھا گیا ہے منقول۔ یہ راجہ ریاض کا ٹویٹ ہے۔ راجہ ریاض کی طرف سے اس کی تردید کبھی نہیں کی گئی۔ آج اس کو 4 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ اس معاملے کو لے کر لاہور ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ایک سماعت بھی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راجہ ریاض کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن اگر راجہ ریاض کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس پر جتنے بھی پہلے ٹویٹ ہو چکے ہیں ان سب کا کریڈٹ راجہ ریاض لے رہے ہیں، بڑی خوشی سے لے رہے ہیں۔ اگر کسی نے یہ فیک اکاؤنٹ بھی بنایا ہے تو راجہ ریاض کو لوگ فون کر کے یا راجہ ریاض کو کوئی سوشل میڈیا پر رابطہ کر کے ان ٹویٹس کے حوالے سے شاباش دے رہا ہے تو اس شاباش کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ اس سے وہ کسی طور پر بھی اب نہیں مکر سکتے کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے۔ یقین کیجئے ایسے ٹویٹ پر راجہ ریاض کی نااہلی یقینی نظر آ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب اس کیس کو سن رہے ہیں۔ کل اس کی سماعت ایک ہو چکی ہے اور کل پھر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ راجہ ریاض جس طرح سے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی، کہ راجہ ریاض صاحب یہ ایک تو لوٹے ہیں، دوسرے کھوٹے ہیں۔ کھوتے میں نے نہیں کہا، کھوٹے کہا ہے، اور کھوٹے لوگوں کا وہی مقام ہوتا ہے، وہی جگہ ہوتی ہے جو لوٹوں کی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے آتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔